हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज जो हम पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। जो इंडिया में जो नेशनलिज्म हुआ है उसका डेवलपमेंट एंड कॉजेज के बारे में समझेंगे। क्या ऐसे कारण रहे हैं जिसकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और उनका डेवलपमेंट कैसे आगे बढ़ा है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कौन सी ऐसी जड़ें मानी जाती है, कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे ये प्रोसेस रहा है इसका। तो हम इसको जानेंगे। इसमें बहुत सारे चरण है, बहुत सारे फेस है और बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई है जो एक नेशनलिज्म का जन्म देती है। उनके बारे में डिस्कस करेंगे, काफी आपको रिलेट करेगा एग्जाम में। देखिए, अगर हम भारत में राष्ट्रवाद को समझे तो राष्ट्रवाद को मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। राष्ट्रवाद को समझने के लिए राष्ट्र को समझना जरूरी है। तो राष्ट्र क्या होता है भाई? एक भौगोलिक क्षेत्र हो जहाँ पे लोग हो और लोगों का समूह हो। जो लोग का समूह, एक विचारधारा, एक संस्कृति, अलग अलग संस्कृति भी हो सकती है, एक लोकतंत्र की कोई भावना हो सकती है, एक विचार, एक समान इतिहास रहे, साझा विकास है, इस टाइप की अगर भावना हो और इन सब हो को एक समर्पण की भावना जिस ग्रुप या किसी समूह के अंदर हो तो राष्ट्रवाद कहलाता है। इसी राष्ट्रवाद से हम देखेंगे भाई, राष्ट्रवाद इसी तरह भारत में ऐसे ऐसे जन्म हो रहे थे 19वीं शताब्दी के मध्य क्रम में। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे घटनाएं हुई, लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य में 1950 के बाद हमें जो दिखता है, 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हमें दिखता है राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है। तो हम उसको पढ़ेंगे, क्या क्या कारण रहे राष्ट्रवाद के उदय के कारण। कॉजेज ऑफ ठीक है, कॉजेज ऑफ नेशनलिज्म, भारत में राष्ट्रवाद का कारण। राष्ट्रवाद के कारण पे अगर चर्चा करें तो चर्चा में सबसे पहले आपका आ जाएगा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1857 का कि क्रांति के बारे में समझते हैं। सबसे पहला आपको ये समझिए, ये एक ऐसी क्रांति थी, ये एक ऐसा विचारधारा था, मतलब ये एक आप समझ सकते हो कि जब क्रांति हुई तो इसमें क्या हुआ, हमें देखने को मिला कि अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगह के, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग उनका इतिहास है, फिर भी वो एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए दिखे 1857 से। और वही एक चिंगारी देखते हैं जो 1857 की मतलब जो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की शुरुआत। मैंने फिर बता रहा हूं, राष्ट्रवाद वही है जो किसी एक क्षेत्र में रहते हो, एक भौगोलिक साझा भौगोलिक क्षेत्र हो, इतिहास हो, संस्कृति हो, किसी से भी रिलेट करता हो, एक विचारधारा भी हो सकती है। तो हमने देखा कि कैसे 1857 में अलग अलग क्षेत्रों से सबका एक ही उद्देश्य था, अंग्रेजों को हटाना, अंग्रेजों की दमनखीरी और क्रूरता नीतियों को के खिलाफ आंदोलन करना, वॉर करना, युद्ध करना। तो 1857 के समय दिखता है, इसको हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन जो चले भारत के अंदर, अलग अलग जो सामाजिक, भारत के अंदर जो सामाजिक सुधार आंदोलन है, सामाजिक सुधार आंदोलन, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन आप देख सकते हो। भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में सबसे क्यों ये सामाजिक सुधार आंदोलन मैं बता रहा हूं, देखो ये आंदोलन ऐसे आंदोलन थे जिसकी वजह से लोग समझदार हुए, लोग जागरूक हुए। जब जागरूक हुए तो उनको सही गलत के बारे में पता चला। जब सही गलत के बारे में पता चलने लगा तो उनको जो गलत समाज के अंदर थी उनको उठा के बाहर फेंकने की एक नजरिया विकसित की गई। अलग अलग बातों में उनको कमियां दिखने लगी, अंग्रेजों के सिस्टम में कमियां, अपने ही जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, बहुत सारी कमियां थी उस समय। तो वो सामाजिक सुधार, जब जैसे राजा राम मोहन राय को सामाजिक सुधार आंदोलन के जनक कहा जाता है, जिसमें ब्रह्म समाज की स्थापना करे थे, सबसे मेन पर्सन थे वो, जो शुरुआत में भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत का जनक कहा जाता है, कि शुरुआत सबसे पहले उन्होंने ही की थी। तो राजा राम मोहन राय के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हम, और अब इसके बारे में जो सामाजिक सुधार उसको बारे में पढ़ेंगे जब इसका डिस्कशन होगा। तो अब इसमें सामाजिक सुधार जो आंदोलन हुए, सामाजिक सुधार, अब सामाजिक सुधार के साथ आप धार्मिक सुधार भी देख सकते हो। सामाजिक सुधार एवं धार्मिक सुधार आंदोलन,
ये देखो, ये आंदोलन, ऐसे आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन, मैंने पहले भी बता चुका, पढ़ा चुके हम। तो सामाजिक सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन, देखो सामाजिक सुधार में कई जैसे होते हैं कि राजा राम मोहन राय द्वारा, इसमें आर्य समाज होते हैं, जिसमें आप जो दयानंद सरस्वती, बहुत सारे के बारे में हम उसके बारे में पढ़ते हैं, कैसे एक धर्म को उन्होंने जो सुधार किया था, धर्म के अंदर कमी थी, समाज के अंदर कमियां थी, उन्होंने दास प्रथा, सती प्रथा, इन सबों को सुधार किया था। बहुत सारे हम देखेंगे, बाद में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अंग्रेजों की शिक्षा नीति, ये भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात रहती है, अंग्रेजों की शिक्षा नीति। ये कैसे, तो इनको समझ सकते हो। अगर चौथा बता तो अंग्रेजों की शिक्षा नीति। देखो, अंग्रेजों की शिक्षा नीति के बारे में बात करें, देखो जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार होने लगा, ये समय है, आपको देखिएगा 1813 के बाद क्या होता, भारत के अंदर जो ईसाई पादरी वगैरह लोग को, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब प्रतिबंध कर दिया जाता है, एकाधिकार समाप्त करने के बाद। इसी एक चार्टर्ड एक्ट में बहुत सारे अधिकार जो ईसाई मिशनरी को भारत में आने का मौका मिल जाता है। अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा को बहुत बड़े क्षेत्रों में फैलाया जाता है, और अंग्रेजी शिक्षा के बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह खोले जाते हैं, और इसी समय से अंग्रेजी शिक्षा का बहुत तेजी से प्रसार होता है। जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार हुआ तो अंग्रेज तो अपने लिए ही करे होंगे, लेकिन इनका उद्देश्य, जब अंग्रेजी शिक्षा का जब तेजी से सभी लोग जानने लगे, बड़े बड़े लोग थे भारत में, वहां के बड़े छोटे सभी लोग अंग्रेजी पढ़ना जानने लगे, अंग्रेजी में सबको समझना जानने लगे, तो इन्होंने इंडिया के अलावा विदेश में जाकर, फ्रांस, ब्रिटेन के अंदर, लंदन में जाकर, अमेरिका के अंदर, इटली, जर्मनी, जहां पे भी जाके इन्होंने वहां की लाइब्रेरी किताबों को पढ़ा, वहां के राष्ट्रवाद में, यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद हुआ, अमेरिका में कैसे राष्ट्रवाद हुआ, वहां के नेशनलिज्म के बारे में समझा, और वहां जो समझ के आए यह इंडिया में इंप्लीमेंट किए इन्होंने। तो देखो, अंग्रेजी शिक्षा भी एक जनक कहा जाता है नेशनलिज्म का। देखिए आप, और उसके बाद में अगर बात बताता हूं, उसके बाद आप देखिएगा तो पत्र पत्रिकाएं वगैरह जो होती है भारत के अंदर, जो पत्र पत्रिकाएं आप देख सकते हो, भारत के पत्र एवं पत्रिका, ये भी आप समझ सकते हो। भारत के अंदर जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो भी जो किसी तरह मतलब आंदोलन, मतलब जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में एक योगदान, जो देसी पत्र पत्रिकाएं समझ सकते हो, योगदान दी। जैसे आप देख सकते हो बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं, उसका नाम गिनाने के लिए बैठे तो बहुत सारे नाम है, लेकिन आप समझ सकते हो जैसे पत्र पत्रिकाएं कैसे हेल्प करती है। देखो, पत्र के अंदर अंग्रेज की कमियों, ब्रिटिश शासन की कमियों, उनकी कृतियों, दमनकारी नीतियों को एकदम उल्लेख करके रखा जाता था। साप्ताहिक पत्रिकाएं थी, दैनिक पत्रिकाएं थी, बहुत सारे पत्रिकाएं निकलती थी। तो उन पत्रिकाओं में जो अंग्रेजों की कमियों, जो इसकी क्रूरतापूर्ण नीतियों, इनकी अलग अलग व्यवहार, आर्थिक शोषण, जो भी किसी प्रकार का शोषण को उल्लेख किया जाता था, और उन्हीं को लोग पढ़ते थे। जब पढ़ते थे लोग को डायरेक्टली समझ में आता था कि अंग्रेज की ये नीतियां इसके लिए करते हैं। तो फाइनली वो अंग्रेज के प्रति उसके अगेंस्ट जाते थे, उनके खिलाफ जाते थे, और एक तरह से लोग जो है वो भी राष्ट्रवाद के एक तरफ से राष्ट्रवाद का ही एक तरीका माना जाता है। जब अंग्रेज, सबका लोग एक ही साथ रहे कि भाई अंग्रेज को हटाना है, तो वो भी सभी लोग एक साथ आ जाए। मैंने क्या बोला, कोई भी एक कारण जो सभी लोगों को एक साथ करता हो किसी भी एक उद्देश्य के लिए, तो क्या है, ये सारे चीज क्या चीज के कारण अंग्रेजों के खिलाफ जा रहे हैं। तो अंग्रेजों के खिलाफ हमारा राष्ट्रवाद में उस समय सबसे बड़ा जो काम था, अंग्रेजों को उठा के यहाँ से फेंकना, अंग्रेजों को भारत से निकालना। तो पत्र पत्रिका ने भी बहुत हेल्प करी। ठीक है, ये आपको समझ जाना। अगर मैं बात करूं आर्थिक शोषण, आर्थिक शोषण भी आप कैसे देख सकते हो। इन भारत में लोगों का आर्थिक शोषण, हम सामाजिक तो नहीं बोल सकते क्योंकि सामाजिक तो खुद अपने ही ने पाला था। तो आर्थिक शोषण आप देख सकते हो भारत में कैसे आर्थिक शोषण की, भारत में जो लोगों का आर्थिक शोषण हुआ करता था, इसकी वजह से भी राष्ट्रवाद में योगदान मिला। कैसे मैं बता रहा हूँ, देखो भारत के अंदर अलग अलग हस्तशिल्प उद्योग की इंडस्ट्री लगे हुए थे, लोग रोजगार थे, लोग के पास बहुत अच्छी खासी खेती बाड़ी थी, और लोग अपने में फल फूल रहे थे, वो खुश थे, बहुत
अच्छे मतलब उनकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उनकी इकोनॉमिकल पावर, जो पैसे से संबंधित पावर थे, उनको ही खत्म कर दिया। कपास इंडस्ट्री मतलब कृषि को इंडस्ट्रियलाइजेशन कर, कृषि को, एग्रीकल्चर को कमर्शलाइजेशन कर दिया। इंडस्ट्री जो थी, इंडिजीनियस इंडस्ट्री थी जो थी, जो स्वदेशी इंडस्ट्री जो थी, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इन सबों को समाप्त कर दिया। मतलब एक एक करके चुन चुन खत्म कर दिया गया। इंडस्ट्री जीरो बराबर बची थी हमारे पास। सभी लोग बेरोजगार हो गए। लोग किसान से, रैयत से अब वो बटाईदार किसान बन गया। लोग की आर्थिक स्थिति बेकार होगी। फाइनली क्या हुआ, भुखमरी आई, गरीबी आई, और उसके बाद आप देखोगे बहुत बड़े बड़े अकाल हुए हैं। तो अकाल में, ये अकाल आया तो ये भी आर्थिक शोषण, जब इनको लगा कि अंग्रेजों का ही कारण है, अंग्रेजों ने ही हमारा ये हालत किया है, तो ये भी राष्ट्रवाद के लिए, अंग्रेजों को हटाने के लिए एक साथ जुड़ पड़े। तो आप देख सकते हो भारत में लोगों का आर्थिक शोषण। उसके बाद हम देखें तो उसके बाद अगर आप देखोगे कि जैसे सामाजिक, अगर मैं बात करूं भारत में लोगों का आर्थिक शोषण में अगर बात करूं इसमें, तो इसमें जैसे लॉर्ड रिपन की नीतियां, लॉर्ड रिपन की नीतियां, देखो लॉर्ड रिपन की नीतियां हो सकती है। और अगला, लॉर्ड रिपन की नीतियां क्या है, लॉर्ड रिपन के समय बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, इनकी नीतियों में वो नीति, क्रूरतापन नीति दिखी, जो और कई जैसे लॉर्ड डलहौजी वगैरह के समय में देखोगे तो इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसा इस तरह से शोषण किया गया, जो और सब से कहीं ज्यादा दिखने को मिला उस समय। क्या देखो, शोषण तो सारे जनरल ने किए, सारे वायसराय ने किए, लेकिन क्या था उस समय राष्ट्रवाद का जन्म हो रहा था, 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद लोग को लग रहा था कि अब एक्सपेक्टेशन ये हो रहा है कि अब कुछ हमारे लिए सुधार होगी। लेकिन लॉर्ड रिपन की नीति ऐसी थी कि उसमें सुधार क्या होगी, उसमें और बिगाड़ पैदा हो रही थी, भुखमरी और बढ़ते जा रही थी, है ना, गरीबी और आ रही थी। इसकी वजह से इनकी नीतियों को भी बहिष्कार करने लगे। वर्नाकुलर एक्ट इसी समय आता है, देखिएगा अंग्रेज। तो लॉर्ड रिपन के बाद लॉर्ड लिटन भी, अब लॉर्ड लिटन की नीतियां, लॉर्ड लिटन की भी नीति आप समझ सकते हो, ये भी, इनकी भी नीतियां भी वही इसी के तरह थी, इसलिए इनका भी बहिष्कार किया और लोग एकजुट आए। और एक तरफ से हमें देखने को मिला कि राष्ट्रवाद का एक तरफ से उदय हो रहा है। तो ये थे। और एक 1813 में क्या हो रहा है, रेलवे की शुरुआत हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, रेलवे की, इसमें लिख सकते हो रेलवे की शुरुआत, आवागमन, रेलवे का आवागमन हुआ। रेलवे के आवागमन से क्या हुआ, तो संचार में तेजी आई, संचार में तेजी आई। अब देखो रेलवे का आवागमन से कैसे, भले 1853 में कहा सबसे पहले रेलवे मुंबई से थाने के बीच में चली थी। 1853 में कहां पे चली थी, तो मुंबई से थाने 10 किलोमीटर के लिए। लेकिन ये रेलवे का शुरुआत तो हुआ था, अंग्रेज अपने उद्देश्य के लिए किए गए थे। सेना का आवागमन करेंगे, भाई कहीं पे युद्ध हो रहा, तुरंत सेना पहुंचा दो, युद्ध को कंट्रोल कर दिया जाए, या युद्ध में हम जीत सके। और कहीं पे भाई माल पहुंचाना, तो तुरंत भाई इस समुद्री कोने से उस समुद्री कोने तक पहुंचाया जाना आसानी से। रेलवे का इस कोने से वहां से इंडस्ट्री से कुछ गुड्स लेना है, सामान लेना, तो तुरंत पत्तन तक पहुंचाना। ये सारे रेलवे का कमान तो उद्देश्य के लिए किया गया था। लेकिन इससे भारतीय लोगों को कई ज्यादा फायदा हुए। लोग, जब नेशनल राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उस समय रेलवे का जो इस समय जो रेलवे का जो बात कर रहे हैं, रेलवे ने बहुत योगदान दिया। जब आप पढ़ोगे महात्मा गांधी का युग, गांधी युग, जिसमें गांधी युग को पढ़ोगे, उस समय जो आप देखोगे सत्याग्रह आंदोलन वगैरह चलते हैं, असहयोग आंदोलन, रोलेट एक्ट वगैरह, ये सारे जो चलते हैं ना, तो गांधी जी एक आंदोलन वगैरह चलाते हैं। उस आंदोलन में कई लाखों लोग उसके पीछे चलते, तो क्या है, वो रेलवे के जरिए ही वो एक साथ जुड़ सकते हैं। एक कोने से एक ही दिन में, एक रात में जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना, सब रेलवे का ही कमाल हुआ था। और रेलवे ने किस तरह संचार में तेजी लाई, तुरंत भाई यहां से वहां खबर करना, तो रेलवे से आराम से पहुंच जाता था, एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं रेलवे ने भी नेशनलिज्म को आने में योगदान दिया। नस्लवादी भेदभाव भी उस समय होने लगी थी। आप नस्लवादी भेदभाव इसमें लिख सकते हो, नस्लवादी भेदभाव।
देखो नस्लवादी भेदभाव को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अंग्रेज जब आए भारत में 1813 का चार्टर्ड एक्ट आया, तो 1813 का चार्टर्ड एक्ट के बाद अंग्रेज ने ये फन प्लान कर लिया कि भाई इस क्षेत्र में अब नस्लवादी भेदभाव को बढ़ावा देने लगे, पादरी लोग आने लगे, बोले कि भाई गोरे काले में बहुत तरीके से अंतर करने लगे। इसकी वजह से लोग अंग्रेज के खिलाफ जाने लगे, उनको बोला, ऐसा लगने लगे अंग्रेज हमारे लिए नहीं है, ये गोरे काले का अंतर कर रहे हैं, धार्मिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप भी कर रहे थे। देखिएगा, तो अंग्रेजों ने जब नस्लवादी भेदभाव किया तो जितने भी काले लोग थे, इंडियन लोग एक साथ हुए। मैंने फिर बोल रहा हूं, जो भी ऐसा काम जो लोग को एकजुट करे, राष्ट्रवाद की पहचान है, ध्यान रखना। तो राष्ट्रवाद का पहचान दिख रहा है, वही नस्लवादी, भाई काले लोग इंडियन थे, गोरे लोग अंग्रेज थे, तो उन्होंने भी एक तरफ से नस्लवादी भेदभाव को भी मतलब एक दाग, और इसके वजह से ये क्रूरतापन नीति थी, और वो भी एक तरफ से नेशनलिज्म में योगदान दिया। इस टाइप से हमने देखा, और आगे हम पढ़ते हैं एक एक ये आप देख सकते हो 1857 क्रांति जो हमें पढ़ना है, ये मैं ये बता रहा हूं, ये आपको बताया भारत में राष्ट्रवाद का उदय का ये जो कारण है। उसके बाद हम विकास भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बड़े बड़े पॉइंट है, जैसे सामाजिक सुधार आंदोलन, जो आप अगर मेंस राइटिंग लिखोगे तो इस सब पे थोड़ा चर्चा ही करनी होगी, थोड़ा कुछ लिख देता, एक्सप्लेन कर देता और से। तो 1857 की क्रांति के बारे में बता रहा हूं। देखो 18 राष्ट्रवाद को फैलाया, तो इसमें देखो ये 1857 की क्रांति को राष्ट्रवाद की शुरुआत जाती है, ठीक है। 1857 क्रांति को ये शुरुआत मानी जाती है, भले ये 57 क्रांति शुरुआत में असफल रही, लेकिन शुरुआत में असफल है, लेकिन यह असफलता हमेशा नहीं रहेगी। शुरुआत में असफल रहती है 1857 क्रांति, लेकिन बाद में एक कहीं ना कहीं लोगों को असफलता से सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? लोगों को संगठन के लिए एक संगठन की मतलब एक संगठन के बारे में पता चलता है। से क्या सीख मिलती है? नेतृत्व किसी मतलब संगठन के बारे में पता लगता है, संगठन, एकजुटता, ठीक है ना, एकजुटता देख सकते हो, एकजुटता का पता लगता है, ठीक है ना, संगठन, एकजुटता, लगाव के बारे में जानते हैं। ये सारे मैं बता रहा हूं कि 1857 क्रांति असफल तो हुई, लेकिन असफल से बहुत सारे लोग को सीख मिली कि अलग संगठन, भाई हम कोई भी आंदोलन एक संगठन बना के कर सकते हैं एकजुट होकर। और लगाव 1857 की क्रांति पर साहित्य जो लिखे गए थे वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मतलब लिखे गए थे। वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बना। देखो मैं इसलिए लिखा हूं कि आपको भी आदत लगे। जब 1857 की क्रांति हुई तो तत्काल में असफल रहा, शुरुआत में हमें अनसक्सेसफुल सफलता नहीं मिली, सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन इससे हमें सीख मिली, एकजुटता के साथ नेतृत्व, भाई इसमें नेतृत्व मिला, लगाव मिला, बहुत सारी चीज सीखने के लिए मिलती, संगठन बनाने का सीख मिलती। लेकिन इसके ऊपर जब ये बात समय बीतने के बाद लोग को पता लगा, लोग ने इस पे विचार लिखना स्टार्ट कर दिया, बुकें लिखी, साहित्य लिखे, तो उनके जो 1857 क्रांति में जो साहित्य लिखे गए थे, पत्र लिखे गए थे, उन पत्र के बारे में जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरू आगे बढ़ती है, ये आगे बढ़ता है 1857 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इन राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर कार्य करने वाले लोग, युवा
ये इसके अंदर जो युवा थे, अलग अलग लोग थे, उनको पढ़कर इनके बारे में जानकर और प्रेरणादायक स्रोत, मतलब अलग से मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन होते थे। देखो हमारे पूर्वज ने किस तरह अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, उनसे सीधा लोहा लिया और उनको अपनी जान को गंवाई, और हम है जो अभी बैठे हुए। तो किसी तरह इनको इसके ऊपर लिखे गए सवाल, जो इस पे लिखे गए पत्र पत्रिकाएं, साहित्य किसी न किसी तरह से 18 मतलब जो है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद में एक प्रेरणादायक स्रोत बना। तो हम कह सकते हैं ना कि भाई 1857 क्रांति की कितना मतलब महान, 1857 की क्रांतिकारियों का बलिदान हमेशा प्रेरणादायक रहा। इस टाइप से है। और उसके बाद अब देख सकते हो सत्ता परिवर्तन हुआ। ये है 1857 की क्रांति का। उसके बाद सत्ता परिवर्तन होते, जब सत्ता परिवर्तन होते तो उसमें देखोगे कि इसमें अगर मैं ऐड करूं कुछ चीज, इसमें देखोगे कुछ चेंजेस होते हैं। सत्ता परिवर्तन में क्या होता है, जनरल से, गवर्नर जनरल से सीधा वाइसराय का पद आ जाता है। मतलब जो कंपनी खत्म हो जाती है, मतलब जो कंपनी होती है, कंपनी की बात करें, ये कैंसिल हो जाती है। अब किसका क्राउन का शासन हो जाता है, ये क्राउन का शासन होता है। अब मतलब जो महारानी का डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है ब्रिटेन का, उस वजह से देखा। और इसके जब ये एक 1858 का एक में देखोगे बहुत सारे वायदे किए जाते हैं, सत्ता परिवर्तन हुआ और बहुत सारे वायदे किए जाते हैं। जैसे अब देखोगे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आता है, देखोगे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आता है, उसमें बहुत सारे वादे किए जाते हैं। इस वादे में बोले जाते हैं जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाए गए, लिए गए जितने भी मकान है, जितने भी जिसके भी भू क्षेत्र है, जमीन है, हड़पे गए क्षेत्र है, जिसके राज्य है, राजधानी है, हड़पे गए, उनको वापस लौटा दिया जाएगा। जिसको आर्थिक रूप से कमजोर है उनको मदद की जाएगी, है ना। सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, नस्ल भेदभाव नहीं किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे दिखता है, बहुत सारे ऐसे मतलब जो है अच्छे मतलब फैसले कानून आते, लेकिन ये कानून आते तो हैं, ऐसा लगता है वहां के उस समय जो विद्वान थे वो बोलते हैं कि भाई ये क्या, मतलब ऐसे विद्वान बोलते हैं ये मैग्ना कार्टा, ये अंग्रेजों द्वारा लाए गए मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा क्यों है, ये इसमें ऐसे बात की गई थी। ये मैं बता रहा 1858 का जो वो आता है महारानी का घोषणा पत्र, 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, ये 1858 में जो घोषणा पत्र आता है, इसको भारतीय लोगों ने जो वहां से पूर्वज थे उसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। कांटा बोलते क्यों, इसके अंदर वो बातें कही गई थी जो अंग्रेजों ने कभी आज तक इम्प्लीमेंट या कभी अपनी घोषणा पत्र में नहीं किया गया था, कोई भी एक्ट में नहीं लाए गए थे। तो लोग को ऐसा लगा भाई अब भारतीय लोग की जिंदगी बदलने वाली है, अब भारतीय लोग अब तो भाई अब हम ठीक हो जाएंगे भाई। हमारा बहुत सारे ऐसे सपने देखने लगते हैं। क्या होता है कि 18 जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो हड़पे गए जमीन या उनके जितने भी राजाओं द्वारा जो नुकसान किए गए हैं, जिनके सबके राजमहल वापस कर दिए जाएंगे भाई, आर्थिक नीतियों में बदलाव की जाएगी, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं होगा, नस्ल भेदभाव खत्म की जाएगी। अब अंग्रेज की अपनी नीतियों में मतलब क्रूरतापूर्ण नीतियों को बदलेंगे, जो भी इन्होंने आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया उसको भरपाई करेंगे। बहुत सारे ऐसे नीतियों में मुलायमपंथी दिखती है जो ऐसा कभी इंप्लीमेंट होने का ही नहीं था, लेकिन उस समय के लोग को लग रहा था कि भाई अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। तो इसलिए वहां के उस समय के पूर्वज, उस समय के जो लोग थे उन्होंने बोला था मैग्ना कार्टा, ये अंग्रेजों द्वारा लाई गई पहली बार मैग्ना कार्टा। लेकिन ये मैग्ना कार्टा कभी इंप्लीमेंट नहीं होता, ये कभी इसके ऊपर अंग्रेज खड़ा नहीं उतरते हैं। जब अंग्रेज इसके सारे वायदे करने के बाद जब लोग वादे कर लेते, कोई भी सरकार अब वायदे पूरा नहीं होती, तो उसका एक ही हो जाता है भाई उनको हटाना है, किसी तरह उनको चेंज करना है। अब इसकी वजह से जब इसकी इंप्लीमेंट नहीं होती, उल्टा ही
और अकाल पे अकाल हो जाते, और शोषण पे शोषण हो जाता, और उससे कठोर में लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन की नीति जो बताया उसके बाद है, 1857 के बाद है। तो ये 1857 के बाद में जो वर्नाकुलर एक्ट वगैरह आते हैं, देसी अखबारों को बंद कर दिया जाता है। इन अखबारों की वजह से सारे मतलब लोग जो है मतलब आंदोलन के लिए निकल पड़ते हैं। उस समय का सबसे बड़ा आंदोलन कहा जाता है वर्नाकुलर एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन करे जा रहे थे, प्रेस एक्ट बोला जाता है। तो आप देख सकते हो कि ये सारे क्या है, जब विक्टोरिया घोषणा पत्र किया जाता है, इसके जो भी घोषणा में लिखे गए थे उसको कभी इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, कभी लागू किया नहीं जाता, और उल्टा उससे ज्यादा और नुकसान होता है और अकाल पड़ती है। इसकी वजह से लोग एकजुट होते हैं, और एकजुट होने के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में एक तरफ से देखोगे एकजुट हो जाते इनके हटाने के लिए कि भाई अंग्रेजों को हटाओ, ये नीतियों को चेंज करो। तो ये सारे 1857 क्रांति किस तरह योगदान दी है उसके बाद हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, सामाजिक सुधार एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, फिर अंग्रेजी, इसी में सारे एक क्लास और लगी, सारे को क्लियर कर देंगे। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, मगर अगर अच्छा लगता है तो भाई आपका भी फर्ज बनता है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। आप कहीं भी जितना कोई भी इंसान इतना टाइम निकाल के बना, तो आप अगर आपको अच्छा लगता है, आई होप आप इसको लाइक एंड कमेंट एंड अपने दोस्तों को सब शेयर जरूर करिए, क्योंकि इससे आपसे अगर किसी को फायदा हो रहा है या मेरे से फायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।